तो भैया न्यूटन सेकंड लॉ बचा हुआ है। हम लोग फर्स्ट और थर्ड लॉ तो पढ़ लिए, सेकंड लॉ बचा हुआ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसी को आप यूजुअली ऐसे लिखते हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स को F से डिनोट करोगे, F इक्वल टू एम ए। F क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स है। M क्या है? मास ऑफ सिस्टम है। A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में एक पार्टिकल भी हो सकते हैं, 10 लाख पार्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। अब वो वाला केस जिसमें सिस्टम के अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग एक्सेलरेशन है, वो वाला केस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जब न्यूटन्स क्या बोलेंगे, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए तो क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अब वो सिस्टम में जितने ही पार्टिकल्स होंगे, अगर सबका एक्सेलरेशन सेम होगा तभी तो आप इसका वैल्यू लिख पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात? अगर सिस्टम का एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 2i कैप है, दूसरे का 7j कैप है, तब यहाँ पे 2i प्लस 7j मत लिख देना। ठीक है ना, अगर सिस्टम के हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा तब इसको यूज़ करना। जब सिस्टम के पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, वो वाला केस हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं वो चीज़ को लिख देता हूँ। तो क्या क्या बात मेरे को लिखना है यहाँ पे? पहली बात तो ये कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर्स या रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक है, ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम। तो न्यूटन सेकंड लॉ बस इसके लिए वैलिड है, ये बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है, बस अभी के लिए क्योंकि F इक्वल टू हमें बता दिया, तो ये मुझे बताना पड़ेगा ये किस कंडीशन में ट्रू है। ये बस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए ट्रू है, और ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे क्यों होता होगा ऐसा ना, बाद में मतलब कुछ लेक्चर्स के बाद। ठीक है, ओके, अभी के लिए बस ये याद रखो कि F इक्वल टू हमें हमेशा ट्रू नहीं है, खाली इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए है ना। इनर्शियल का मतलब अभी आपको नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात जो है, ठीक है, यू मे टेक, ठीक है ना, तो टेक तो वन मे टेक ऑल पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम एक्सेलरेशन एज वन सिस्टम। जब मैं बोल रहा हूँ सेम एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन याद रखना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, तो दोनों जब सेम होगा तब जिन पार्टिकल का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा ना, उनको आप एक सिस्टम का पार्ट ले सकते हो। कंपल्शन नहीं, इसलिए मैं लिखा हूँ। ठीक है, लेने का मन है तो लो, नहीं लेने का मन है तो मत लो। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। तो मान लो आपके पास ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है, यहाँ पे एक पुली है, और यहाँ पे ब्लॉक सी है। ठीक है, तो अगर ब्लॉक सी नीचे जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो आपको पता है ब्लॉक बी राइट की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। तो ब्लॉक सी जितना नीचे जाएगा, ब्लॉक बी राइट की तरफ जाएगा, और ब्लॉक ए भी राइट की तरफ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इस चीज़ के हिसाब से ए प्लस बी को आप सिस्टम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉरी, है ना। बी प्लस सी को आप सिस्टम मत लो। ऑल्दो बी का एक्सेलरेशन और सी का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जब मैं यहाँ एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, कुछ बोला नहीं, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो हैविंग सेम एक्सेलरेशन मतलब इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो बी का और सी का एक्सेलरेशन खाली मैग्नीट्यूड में मैच कर रहा है, डायरेक्शन में नहीं। इसका एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, इसका नीचे है। ठीक है, तो बी प्लस सी को सिस्टम, इसको सिस्टम मत लेना। ठीक है, वैसे ए और सी को भी सिस्टम मत लेना। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ए और बी को लेना ही है, आप सिर्फ ए को भी ले सकते हो, ए प्लस बी को ले सकते हो। ठीक है, बी प्लस सी को मत ले सकते हो, ए प्लस सी को नहीं ले सकते हो, एंड सो ऑन, है ना। अब ये वाली चीज़ जो है, ये हम लोग रिलैक्स कर देंगे, ये कंडीशन जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो व्हेन वी विल स्टडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तब हम लोग देखेंगे बी और सी को भी कैसे सिस्टम में ले सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, कैन बी टेकन एज सिस्टम इन लेटर चैप्टर, जब हमें और फिजिक्स आ जाएगा ना तब ले लेंगे। अभी के लिए कैन बी टेकन once we learn
सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, है ना। एक बार सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना, तो फिर ये लॉ में एक चेंज आता है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो वो लेकिन वो बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे। अभी के लिए आप जो जिन ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, उनको सिस्टम का पार्ट लेना, बाकी को मत लेना, ठीक है, अदरवाइज आप गलती करोगे, ठीक है। और जब बाद में हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ओके बी और सी को कैसे सिस्टम ले सकते हैं। फिर आप जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड में भी एक्सेलरेशन सेम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर आप ए को लो, सी को लो, ए को लो, मून को लो, किसी को भी एक्सेलरेशन, किसी को भी आप सिस्टम का पार्ट ले सकते हो। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ है ना। अब यहाँ पे जस्ट ये लेक्चर अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर हो, उसके लिए मैं इनर्शियल का मैं खाली डेफिनेशन बता देता हूँ, इसको डिटेल में समझाएंगे बाद में। तो इनर्शियल ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर are those frames, reference frames, in which Newton's first law is valid। तो जिस भी ऑब्जर्वर के लिए या इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा, ऑब्जर्वर को ये रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं अभी के लिए मान लो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो जिस भी रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड होगा उसको बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इस पे चर्चा बाद में होगी। तो अगर आपके मन में आ रहा है तो एक्चुअली में तो फर्स्ट लॉ एक डेफिनेशन है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का, तो आप सही बोल रहे हो। तो जिस भी रेफरेंस फ्रेम में फर्स्ट लॉ वैलिड रहेगा उन फ्रेम्स को बोला जाता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही बैठ के या इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए ही एफ इक्वल टू एम ए ट्रू होता है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए एफ इक्वल टू एम ए ट्रू नहीं होता है। ये सब चर्चा बाद में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।